अशरफ साहब को दावत दूंगा कि वो अपने तजुर्बात से हमें आगाह करें। डॉक्टर शेख मोहम्मद अशरफ साहब, क्लैपिंग कीजिएगा। डॉक्टर साहब हॉल के अंदर आके आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त साहबान जो यहाँ आज किसी की क्लास के लिए आए हैं, कुछ दोस्तों को मुझे नाम आते हैं और काफ़ी पे नहीं आते। एक दो नाम ले लेता हूँ। हमाद साहब, न्याजी साहब, सरफराज साहब हैं, दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है। इब्रार साहब, हमाद साहब, नासिर साहब और ख़ास तौर पर सोहेल साहब, जिन्होंने ये सुप्रीम का और इसका काम किया है। मैं थोड़ी सी चीज़ आपको हल्की हल्की बताता जाता हूँ। नहीं, हाइब्रिड सीड जितना भी होता है, ये दुनिया का उसूल है, उसको 3-4 साल बाद या 5 साल बाद उसको चेंज कर देना चाहिए। ये नहीं है कि आपका तजर्बा है 10 साल का, आप ए वैरायटी लगाते जा रहे हैं, बी वैरायटी लगाते जा रहे हैं और उसमें आपको हासिल हो रहा है। वो ये है कि आप चलाते जा रहे हैं काम को और उसको देख के दूसरों को भी यही मशवरा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको टेक्निकली तौर पर लिया जाए तो टेक्निकली तौर पर 4 साल बाद हमने वो वैरायटी छोड़ देनी है, फिर नई वैरायटी। हमारे यहाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, या जो बिजनेसमैन होता है, कारोबारी आदमी होता है, वो देखता है कि यार ये मेरी चीज़ बिक तो रही है, चल तो रही है, चलो इसको ही चलाओ। वो इस चीज़ में नहीं जाता या इस एफर्ट्स में नहीं जाता कि मैं कुछ 2-4 चीज़ें नहीं ले आऊँ तो वो ताकि लोगों को कोई फ़ायदा हो। तो सुप्रीम से मेरी या मेरे किसी अजीज़ दोस्त की कोई भी रिश्तेदारी नहीं है, न कोई सुप्रीम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है या रेड लेडी अच्छा है, नहीं। सिर्फ सुप्रीम को मैं इसलिए लाइक करता हूँ कि नई चीज़ आई है और क्योंकि हमने सिंध में लगा के देखा है, उसका फ्रूट साइज़ देखा है और उसका 2 साल तक फ्रूट जो है बड़ा अच्छा आता है। 2 साल के बाद हम पौधे को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हम सुप्रीम को और बिग डैडी को इसलिए रिकमेंड करते हैं कि वो एक नई वैरायटी है। ये 4 साल तक किसानों को अच्छा फ़ायदा देगी। पिछली चीज़ को हम छोड़ने के चक्कर में कि सेंटा, रेड लेडी हमारे सिंध में बहुत कम लगता है, सेंटा लगता है, लेकिन अब सेंटा भी नहीं लग रहा है क्योंकि अब नई वैरायटियाँ 3-4 आ गई हैं तो उस पर। और दूसरा हमारे सिंध में देसी पपीते का भी काफ़ी सिस्टम है तो उस पर भी काफ़ी वो होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर जो है वो समझाऊंगा, आप उसको समझिएगा। ये सारा टेक्निकली स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये रूट्स हैं, ठीक है। ये आप इसको बगौर देखिए कि ये रूट्स हैं, ये देखते जाइए। नीचे बिल्कुल आपको रूट्स नजर आएंगी, एक बॉर्डर लाइन दी होगी यहाँ पर। अब होता क्या है, पौधे के 4 ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिस पर ये पूरा पौधा आपका बेस करता है। असल में यहाँ चार्ट वगैरह नहीं था, नहीं तो इसलिए उसमें आसानी से आपको समझा देते, लेकिन ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर है पौधे का। फिर कोई भी पौधा हो उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उससे आप किसी भी पौधे के मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके ग्रोथ हार्मोन्स में ये जिब्रेलिक एसिड है। ये जिब्रेलिक एसिड बनेगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल नाम है, इनको समझाने में भी काफ़ी टाइम चाहिए।
मैं आपको ये मोटा मोटा थोड़ा बता देता हूँ। बेसिक जो है, ये जिब्रेलिक एसिड है, इसका जिब्रेलिक एसिड पहले बनेगा तो पौधा बाहर निकलेगा। अच्छा, जिब्रेलिक एसिड हर सॉइल में बन जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें। फिर उसके बाद ये पौधा आगे बढ़ेगा, 15 दिन का होगा, 20 दिन का होगा, तो दूसरा इसका ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा जिसमें एसिड होगा, ये दूसरा ग्रोथ हार्मोन होगा। फिर इस तरह जब फ्लावरिंग पे आएगा तो फिर ये हो जाएगा एटेसिक एसिड एसिड। फिर जब ये फ्रूट पर आएगा तो फिर ये पौधा हो जाएगा साइटोकिनिन। अब ये 4 ग्रोथ हार्मोन्स पे पूरे पौधे की गेम चलती है। अब इसमें नीचे जब जिब्रेलिक एसिड बनेगा तो पौधे की जिब्रेलिक एसिड की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हाई फास्फोरस, हाई पोटाश, लो नाइट्रोजन। आपने शुरू में ही हाई पोटाश देनी है, हाई फास्फोरस देनी है ज़्यादा मिकदार में। फिर आप किस शक्ल में देते हैं, लिक्विड में देते हैं या अपना ग्रेन्यूल्स में देते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जब आप नाइट्रोजन देंगे तो वो बिल्कुल कम देंगे, जैसे आटे में नमक के बराबर, तो ये फिर आपका जिब्रेलिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। जब आपका जिब्रेलिक एसिड मजबूत बनेगा तो आपका पौधा जैसे बाहर कोंपले निकालेगा, वो बड़ी सेहतमंद होगी और रूट्स आपकी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। फिर उसके बाद इसका वेजिटेटिव ग्रोथ टाइम होता है जो 15 से 20 दिन, 1 महीना भी होता है। उसमें आप फिर ले आएंगे नाइट्रोजन हाई, फास्फोरस लो और पोटाश लो। उस टाइम पीरियड में आप नाइट्रोजन को बढ़ा देंगे। नाइट्रोजन के भी मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, सिर्फ यूरिया ही नहीं है हम उसे इस्तेमाल करें। जैसे जिंक है, अपना कॉपर है और आयरन है, इन चीज़ों को मिलाएंगे, ये आगे जाके सल्फ़र है, इन चीज़ों को मिलाएंगे, ये आगे जाके अपना फॉर्म चेंज करती हैं, नाइट्रोजन में चली जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यूरिया डालें, अगर यूरिया डालते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी एक मिकदार डालेंगे तो फिर ये आपका वेजिटेटिव ग्रोथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा एटेसिक एसिड एसिड। यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर पौधे में फ्लावरिंग होगी और इस टाइम फ्लावरिंग के साथ ये मुकरियाँ भी लेने शुरू कर देता है, छोटे छोटे कैप्सूल बनाना शुरू करता है। ये टाइम पीरियड इसके लिए थोड़ा अहम होता है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का टाइम भी इसका फिर उसके साथ ही आ जाता है। एक आपका बेस मजबूत होगा जब जिब्रेलिक एसिड बनेगा, दूसरे नंबर पे आपका वेजिटेटिव ग्रोथ वाला टाइम होगा, तीसरे नंबर पे आपका एटेसिक एसिड एसिड वाला टाइम होगा फ्लावरिंग टाइम पे। उस टाइम पे आपने फिर फास्फोरस को हाई कर देना है, पोटाश को हाई कर देना है और नाइट्रोजन को लो कर देना है, तो वो टाइम आपका उसमें बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर आपने आयरन, मैग्नीशियम, मोल्बिडिनियम, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जब ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन का अमल सिर्फ पोटाश बेस पे नहीं होता कि पोटाश हम डालेंगे तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन का अमल तेज़ होगा, नहीं, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो जिंक ज़्यादा उसमें अहम किरदार अदा करता है और आपका मोल्बिडिनियम उसमें किरदार अदा करता है आपके क्रॉस पॉलिनेशन के अमल को तेज़ करने में, क्योंकि आपका फूल उस वक्त सेहतमंद होगा, जितना सेहतमंद होगा उतना ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होगा। फिर उसके बाद आपका फ्रूट आ जाता है, चौथे नंबर पर साइटोकिनिन जब आता है तो उस वक्त फ्रूट होता है। फ्रूट में भी आपने हाई पोटाश और हाई फास्फोरस, फिर उसमें नाइट्रोजन की तादाद बिल्कुल कम कर देनी है। जब आपका फ्रूट लगेगा तो उसकी साइज़ अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपकी शुरू से मैनेजमेंट उस लेवल पर आ रही है। अच्छा,
काफ़ी दोस्तों का ये ख्याल होता है कि पोटाश फ्रूट की साइज़ बढ़ाती है। पोटाश बढ़ाती है, पोटाश क्या करती है कि जो फ्रूट का अंदर कवर होता है उसको बढ़ाती है, फ्रूट की साइज़ को नहीं बढ़ाती है। उसका कवर बढ़ता है, जिस तरह रबड़ होता है, रबड़ का कवर होता है, उसमें हम कोई चीज़ डालेंगे तो फिर वो साइज़ बढ़ाएगा। इसी तरह जब आपने फ्रूट की साइज़ बढ़ानी हो तो हमेशा याद रखें जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, ये 3 चीज़ें आप उसमें भली पोटाश डाल दें तो आपका फ्रूट साइज़ बेहतर हो जाएगा और दूसरों के मुकाबले में बड़ा भी साइज़ हो जाएगा। अच्छा, इस कोशिश को भी न कीजिएगा कि आप कहें कि यार मेरा पपीता 4 किलो उतरे या 3 किलो एक दाना उतरे। नहीं, वो भी बेकार है। आपका आइडियल दाना जो होगा और आइडियल साइज़ जो होगी वो 1.5 से 2 किलो के दरमियान, जो पूरी मार्केट में, पूरी वर्ल्ड में जिसको लाइक किया जाता है, खाने में भी बेहतरीन होता है और सेल होने में भी बेहतरीन होता है। आप सब ये कोशिश करेंगे कि आपकी एवरेज एक टारगेट होना चाहिए। हम आपको बताएंगे 200 किलो उतरेगा, 400 किलो उतरेगा, 500 किलो उतरेगा, आप उस पर न जाएं। आप एक स्टैंडर्ड और अच्छी एवरेज जो है वो 140 से 160 किलो पपैये की साल में आपकी आ सकती है। 140 से 160 तक पपैये की अगर आपकी यील्ड आ जाती है एक पौधे से तो बहुत हाई और बहुत रिच है। इसके साथ अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है पपैये की, हमने ये प्रोग्राम भी पपैये का रखा है, लेकिन मैं थोड़ी सी जनरल बातें ये करूँगा आपको। सारे उसमें मुख्तलिफ क्रॉप आते हैं तो वो उस हवाले से भी होगी, पपैये का भी इसमें बीच में जिक्र आता जाएगा। जब हम इन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं तो आपका पौधा उस लेवल पर ठहर जाता है और रुक जाता है। अच्छा, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बड़ा अहम किरदार होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करता है? पंपिंग का काम करता है। ये हमने स्प्रे किया, इसके फोटोसिंथेसिस का अमल, इसके क्लोरोफिल का, दोनों अमलों को साथ लेके चलता है। जब आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी ये देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। ज़्यादातर कोशिश ये की जाए कि 16 एलिमेंट वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब आप स्प्रे करेंगे तो ये नीचे ले जाएगा इसको या पार तक, फिर पार से दोबारा ऊपर ले आएगा। ये इसका अमल इस तरह यूँ चलता रहेगा। जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा पौधा सेहतमंद रहेगा और उतना ज़्यादा ये फ्रूट भी उठाएगा, फ्लावरिंग भी उठाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जितनी फ्लावरिंग हो रही है उतना फ्रूट भी आए। फ्लावरिंग को संभालना पड़ता है, उसके क्रॉस पॉलिनेशन का अमल देखना पड़ता है, और आपने टाइम टू टाइम उसको मुख्तलिफ चीज़ें ये दे रखी हैं। तो फिर तो आपकी उसमें ये कि 75% आपकी फ्लावरिंग सक्सेस होती है, 25% नहीं होती। क्यों कि इसके आप जब देखेंगे पपैया के फूल आएंगे तो इसके साथ ही उसमें नर मादा के फूल होते हैं। वो हर क्रॉप में होते हैं और हर फसल में होते हैं। जब आप उसको देखेंगे तो मादा होगी तो उसके 3 फूल होंगे, जो छोटा सा कैप्सूल बना हुआ होता है। 2 उसके लकीरें होती हैं, उन दोनों लकीरों में एक फूल होता है, एक उसके ऊपर होता है। नर होगा उसके साथ ही वो फूल निकलता है नर का, वो उसके बराबर में सिर्फ ऊपर एक ही फूल होगा। वो टाइम आप समझ जाना चाहिए कि अब ये फूल निकला है और अब इसका क्रॉस पॉलिनेशन का टाइम हो रहा है। तो फिर आपने वहाँ पर कोशिश ये करनी है कि ऐसी खादें इस्तेमाल करनी है जो इसके क्रॉस पॉलिनेशन के अमल को बेहतर बनाए और ज़्यादा मजबूत करे और ज़्यादा ताकतवर करे। जितना क्रॉस पॉलिनेशन आपका मजबूत होगा और ज़्यादा होगा, वो फल ज़्यादा मीठा और ज़्यादा सक्सेस होगा। ये कुछ पौधों की स्ट्रक्चर की बात थी कि ये पौधे का स्ट्रक्चर होता है और इसके बेस पे पूरा पौधा खड़ा होता है। अब इसमें
फिर आ जाता है कि भाई हमने खाद कौन सी डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है। वो सॉइल पे डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कैसी है। आपने डीएपी इस्तेमाल करनी है, एसएसपी इस्तेमाल करनी है, नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी है। हमारे यहाँ सिंध में ज़्यादातर एसएसपी हम इस्तेमाल करते हैं 4 बोरी फी एकड़ के हिसाब से, सिंगल सुपर फास्फेट। ज़्यादातर हम लोग लेते हैं एंग्रो की, क्योंकि वो ऑथेंटिक एसएसपी होती है और सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट की हुई एसएसपी होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पंजाब का मुझे मालूम नहीं यहाँ कौन सी होती है। एसएसपी से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि क्योंकि हमारी सॉइल कहीं कहीं थोड़ी सख्त भी होती है और कलराठी भी होती है थोड़ी बहुत, तो उसमें पीएच लेवल हाई होता है। उसके साथ हम सल्फ़र मिला देते हैं, सल्फ़र को सेपरेट। मैं अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी सल्फ़र पर जोर देता हूँ, क्योंकि सल्फ़र की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी 110% है। ओवरऑल पाकिस्तान में 110% सल्फ़र की डेफिशिएंसी है, और जितना ज़्यादा आप सल्फ़र इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपका पौधा बेहतर होगा। हम सल्फ़र इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह पर नाइट्रोजन या दूसरी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोशिश ये की जाए कि सल्फ़र बेसल डोज में नीचे ही दिया जाए, ताकि पपीते का पौधा हम लगाते हैं वो बड़ा नाजुक होता है और उसकी रूट्स बड़ी नाजुक होती हैं, तो इसलिए सल्फ़र उसे मजबूत करता है। और फास्फोरस ऑलरेडी अवेलेबल होता है। फास्फोरस का ये काम होता है कि पौधे की जो जड़ें निकलती हैं उनके लिए स्पेस बनाता है। जब उसके लिए स्पेस बन जाता है तो सल्फ़र उसे कवर कर लेता है, फिर कोई फंगस आने का ख़तरा बड़ा कम हो जाता है। मोहम्मद रमज़ान साहब ने एक बात की जो उनको वो थोड़ा क्लियर कर देते और भी ज़्यादा बेहतर था, तो शायद टाइम की वजह से उन्होंने बताया है फास्फोरिक एसिड, और ये ग्रुप में भी काफ़ी डिस्कशन होती रही है। फास्फोरिक एसिड बेहतरीन चीज़ है और अच्छा सलूशन है। उसके साथ नाइट्रोजन उन्होंने मेरी भी इसमें तस्दीक की थी कि नाइट्रोजन डॉक्टर साहब ज़रूर मिलाएं इसमें 3.5 किलो। फिर मैंने बाद में जो है उसको चेक किया तो वो आपकी बात करेक्ट थी। जो लोग फ्लड इरिगेशन करना चाहते हैं तो वो फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करें। डाई अमोनियम फास्फेट जो है वो फ्लड इरिगेशन में नहीं हो सकती, क्योंकि वो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। जो चीज़ इमूवेबल होगी वो आपकी फ्लड नहीं होगी। मूवेबल जो भी चीज़ें हैं वो आपकी फ्लड होगी। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि आपने फ्लड इरिगेशन करना है तो आपने फिर फास्फोरिक एसिड पे जाना है। जो मोहम्मद रमज़ान साहब ने यहाँ फार्मूला लिखवाया है उसी के तहत जाना है आपने। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग जितने भी काश्तकार हैं वो सारे हमारे उस्ताद हैं। हम पढ़कर ज़रूर आते हैं लेकिन सीखते आप उस्तादों से ही है, क्योंकि आप 24 घंटे ज़मीन में ही रहते हैं और हर वक्त पौधे को देखते रहते हैं, क्योंकि आप ज़मीन के रखवाले भी हैं, माँ बाप भी हैं और ज़िम्मेवार भी हैं। हमें जो ट्रेनिंग मिलती है ज़्यादातर ज़मींदारों से मिलकर, और वही ज़्यादातर हमारे उस्ताद ज़मींदारी होते हैं। ये कि उस्ताद हमारा जो है वो खुद उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो फिर हमारे थ्रू उसको एक्सप्लेन करवाता है। आप बड़े अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आप चीज़ों को गहराई से देखते हैं, उसको समझते हैं। सिर्फ ये कि आपको बेसिकली स्ट्रक्चर का पता हो तो आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं। इतना कोई एग्रीकल्चर मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ चीज़ों का इंतखाब करना और उसके स्ट्रक्चर को समझ जाना वो आपके लिए काफ़ी है। उसके बेयाफ पर आप खुद ही फर्टिलाइज़र का तयन कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र को खुद ही दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पर देनी चाहिए। पपीते में ख़ास तौर पर फास्फोरस का बड़ा अहम किरदार होता है।
पोटाश का बड़ा अहम किरदार होता है, जिंक का बड़ा अहम किरदार होता है, आपके मैग्नीशियम का बड़ा अहम किरदार होता है, मोल्बिडिनियम का बड़ा अहम किरदार होता है और सल्फ़र का अहम किरदार होता है। आयरन इसमें हर टाइम फी पौधा 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम इस तरह बढ़ाते, जब आपका फल लग जाए 5 ग्राम तक उसको आप ले जा सकते हैं। ये चीज़ें सारी, इनको फिर आपने बना के टाइम टू टाइम देना है, तो वो आपका पौधा बेहतरीन हो जाएगा। फिर कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ बात हुई हाँ इसकी फंजीसाइड में, क्योंकि 200 से 250 ऐसे फंगस हैं जो पौधों पर आते हैं, मुख्तलिफ पौधों पर, और बड़े से बड़े माहिर भी उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि कुछ माहिर ऐसे होते हैं जिनका प्लांट प्रोटेक्शन से और इनसे ताल्लुक़ होता है, तो वो सेंटेंस देख के फिर डिसाइड करते हैं कि इस पर कौन सी चीज़ लगेगी। हम भी बता देते हैं कि थाइफ्रेट मिथाइल कर दें, रेडोमिल गोल्ड कर दें या साइमोक्सिनल कर दें। हर फंगस का अलग जहर होता है। अगर उससे पहले सोइंग करते वक्त अगर हम नीला थूथा 3 किलो 100 लीटर पानी में मिला के हम सॉइल में फिलट कर दें, उसके साथ इलिएट ऐसा जहर है जो पपीते की रूट्स को और फंगस को कंट्रोल करता है, अगर वो हम शुरू में मिला दें तो ये कि हमारी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। मेरी सोहेल साहब से डिस्कशन हो रही थी, तो फिर मुझे उन्होंने एक और चीज़ भी बताई थी। ज़्यादातर हम पौधा शिफ्ट करने के बाद देखते हैं कि बीच में से पौधा जलने लग जाता है और गिरने लग जाता है। ऊपर उसका सही होता है, पत्ते नीचे रूट्स भी सही होती हैं, और बीच में से वो टूटना शुरू हो जाता है और गिरना शुरू हो जाता है। तो फिर सोहेल साहब ने मुझे बताया था इसमें अपना 1 किलो गाय का गोबर और 1 किलो पोटाश, 400 ग्राम एलिएट पाउडर, इसका महलूल बना के आप पौधे को लगा दें तो वो पौधा गिरेगा नहीं। क्योंकि अभी मेरे 20 एकड़ थे, संजर चांग हमारे इलाका है, हमने अभी वहाँ पर पपीता शिफ्ट किया है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो बताता हूँ, तो उसमें मैंने ये ट्राई करके देखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधे वहीं के वहीं रुक गए। अच्छा, ऐसी बीमारियाँ ये अचानक आती हैं, हम उसे बोलते हैं वहाँ पर चौमाया। चौमाया का मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ अतराफ से हवाएं आना शुरू हो जाए, कभी ईस्ट से आ रही है, कभी वेस्ट से आ रही है, एक जगह से नहीं आ रही है। अलग अलग आने की वजह से फिर सडन डेथ का प्रॉब्लम ये आ जाता है, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं 1 किलो गोबर, 1 किलो पोटाश, 400 ग्राम इलिएट पाउडर, इसका महलूल बना के आप पौधे को दे सकते हैं। अच्छा, NPK रमज़ान साहब ने भी बताया, वो केमिकल NPK। ये डिचिंग भी कर सकते हैं और दूसरा छोटा ब्रश लेके या कपड़ा लेके पौधे को लगा सकते हैं। जैसे कलर करते हैं हम, तो इस तरह ऐसे करके पौधे को हम नीचे से, तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। पपीता वैसे थोड़ा मुश्किल काम है और उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए, उसमें कोई सुस्ती नहीं चलेगी। और वाइट फ्लाई जैसे थ्रिप्स, एफिड इसके अटैक आते हैं, उसका ज़्यादातर ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये जो फंगस और LCE आता है वो इसी बुनियाद पे आता है, क्योंकि वाइट फ्लाई और इसका एक जगह से दूसरी जगह जाना, हम ज़्यादातर वहाँ येलो ट्रैप इस्तेमाल करवाते हैं ताकि वाइट फ्लाई या जेसिड उड़े तो सीधे वहीं परफ्यूम्स को देखकर उन पर चले जाएं, आगे न जाएं।
फिर उसके बाद है यहाँ पर बात हुई थी एक्सपेंस। ये है कि वक़ा साहब वालों ने सही कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए खर्चा आया होगा, लेकिन इतना नहीं आता। एक नई चीज़ है, उनको ज़ाहिर है समझने में और उसमें उन्होंने ख़र्चा कर दिया होगा। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया है कि भाई हमारा ये ख़र्चा आया है। लेकिन पपीते पे तकरीबन आपका ख़र्चा 1 लाख रुपए तक, अगर सही मैनेजमेंट जिस तरह आपको रमज़ान साहब ने बताई है, अगर इस तरह करेंगे तो आपका मेरा ख्याल है 75,000 से 80,000 रुपये तक आपका 1 एकड़ पे ख़र्चा आ जाएगा और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सीड और दूसरी चीज़ें अलग हैं, लेकिन अगर कोशिश करके रमज़ान साहब की तरह आप मैनेज करके चलेंगे तो मेरा ख्याल है आपका ख़र्चा कम हो जाएगा। कम खर्चा, ज़्यादा खर्चा करना अपने हाथ में होता है। और दूसरा ये कि जब आपका कोई फसल लगा हुआ होता है, और ख़ास तौर पे पंजाब में ये नया फसल है, नए फसल होने की सूरत में आपको मशवरे देने वाले बहुत आ जाएंगे कि यार ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने एक लाइन लेके चलनी है। जब आपने ऐसा किया कि उसने कहा ये करो, उसने कहा ये करो, तो फिर वकास साहब वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2.5 लाख रुपए तो छोड़ो, पर 3 लाख रुपए भी खर्चा हो जाएगा। तो आपने एक ही लाइन लेनी है और एक ही तरीका लेना है। वो चाहे आप किसी माहिर से मिलके उसको कंसल्टेंट में ले ले, या ग्रुप में जैसे डिस्कशन हो रही है तो उसमें से आप वो चीज़ें पिक कर लें, या अपने जहन के मुताबिक उसको चलाएं। तो मैनेज इस तरह आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी दुश्वारी नहीं है। कुछ चीज़ें मैं और आपको लिखवा रहा हूँ, वो थोड़ा आप नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है। 0305 340913 0305 340913